हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट्स के बारे में समझाया। उस कंटेक्स्ट में मैंने आपको उड़ीसा के अंदर जो भुवनेश्वर में ये हमारे देश में पहला सरकार के द्वारा ओन करा जाने वाला और जिसके ऊपर हमारे पास पेटेंट राइट भी है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और उसके साथ मैंने पॉलीक्रैफ्ट टेक्नोलॉजी आपको बताया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, बायोमास गैसिफिकेशन। क्या होता है बायोमास? क्या होता है बायोमास? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सिंपल वर्ड्स में, ऑर्गेनिक वेस्ट एक प्रकार का बायोमास होता है? एक प्रकार का। है ना? आ सकता है ना इसके अंदर ये वाली कैटेगरी। अब देखो, कोकोनट शेल, ठीक है, कोयर पिथ, राइस हस्क, फायरवुड, कॉफी हस्क एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये वो सॉलिड वेस्ट होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्रोड्यूसर गैस गैसिफिकेशन प्रोसेस से। और गैसिफिकेशन प्रोसेस, लिक्विफैक्शन प्रोसेस आप बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हो, जिसके अंदर हम लोग सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वाली बात जानना ज़रूरी है, ये जो बात कर रहा है कोकोनट शेल, ये कोकोनट शेल, ठीक है, नारियल का छिलका। उसके बाद ये आपको क्या है? क्वायर पिथ। क्या होता है क्वायर पिथ? क्वायर एक्चुअली आता कहाँ से है? कोई मुझे ये बता सकता है पहले? पिथ तो चलो ठीक है, एक चूरा हो गया। क्वायर कहाँ से आता है? क्वायर होता है नारियल में, ये जो ऊनी चीज़ जो होती है, ये जो बाहर निकल रही होती है, धागे, इसके रेशे, इसको अगर आप पीस दो तो आपके पास कुछ इस प्रकार का पाउडर आ जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था पीएमएफआईएस के अंदर कि ये चीज़ों को स्ट्रांग बनाने के काम आता है ना? याद है? जैसा कि हम उसकी बात भी करते हैं, लकड़ी का जो भूरा होता है, कारपेंटर जब लकड़ी छीलता है, उसका जो भूरा निकलता है, वो भी एक चीज़ के किसी ना किसी चीज़ को स्ट्रांग होल्ड करने के काम आ सकता है ना? तो ये है इसका भूरा। क्वायर कहाँ से आया? क्वायर किसको कहते हैं वैसे? नारियल के छिलके से जो रेशे होते हैं, जो उसकी रस्सियां होती है, वो। अगर, और पिथ किसको कहोगे? अगर उससे आपने भूरा बना दिया है और भूरा बनाने के बाद कुछ ऐसी आप ब्रेक शेप दे रहे हो या किसी भी चीज़ की कोई शेप दे रहे हो। अगर आपको याद हो, दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोकोनट हस्क, गुड श्रेया, अगर आपको याद हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और पीएमएफआईएस में, हमने अभी कुछ टाइम पहले दोनों में कंबाइंड तरीके से एक चीज़ पढ़ी थी, मतलब कॉमन चीज़ थी दोनों में। सड़कों में जो डांबा डलता है, श्रेया आपको याद होगा, हमने वो पढ़ा था, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, है ना? जो हम लोग टार डाल रहे हैं, मोटार डाल रहे हैं, बिटुमिन डाल रहे हैं, ये कुछ भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि एमिशंस करेगा। हमने उस केस में ये देखा था, रोड्स की स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए अगर हमें उसको मजबूती देनी है तो हम उसकी जगह इसकी ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी एक्टिविटीज में हम ये कर सकते हैं और ये ज्यादा बढ़िया भी रहेगी, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। बताओ है कि नहीं है? बहुत सारी चीजों को मजबूती देने के काम आ सकता है ये क्वायर हस्क के नहीं, क्वायर पिथ, कोकोनट हस्क। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अगर आपको इसकी वो दिखाऊं, एप्लीकेशंस, ज़्यादातर तो ब्रेक मेकिंग के काम आ सकता है, ठीक है, और हम इससे इस प्रकार के पैलेट्स भी बना सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ये यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली मजबूती देने के लिए। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? राइस हस्क। राइस हस्क वैसे आपने किस कंटेक्स्ट में जाना था
किसके काम आता है राइस हस्क? चावल का छिलका। क्या बनता है इससे? गाय भैंसों को खिलाने के लिए भूस बनता है इससे, राइट? ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये फायरवुड। फायरवुड किसको कहते हैं? नॉर्मल लकड़ी, ये, ठीक है, कोई सी भी लकड़ी जो जलने के लायक हो। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर हम इसे वुड क्यों नहीं कह रहे हैं, फायरवुड क्यों कह रहे हैं? फायरवुड वो लकड़ी है जिससे मॉइस्चर कंटेंट पूरा निकल चुका है, याद रखना। वुड और फायरवुड में बस एक चीज का फासला है। वुड में वुड गीली भी हो सकती है, फायरवुड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट उसका पूरा निकल गया है, क्योंकि अगर वो गीली लकड़ी तो वो जलेगी नहीं, जलेगी तो वो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करेगी और उसका जो मेन काम है आग देने का, गर्मी देने का, वो खत्म हो जाएगा फिर अगर लकड़ी गीली है तो। कॉफी हस्क, ये है कॉफी हस्क। कॉफी प्लांटेशन जो क्रॉप्स होता है ना, जैसे जहाँ पे प्लांटेशन इसके फार्म्स होते हैं, तो वहां पर जब कॉफी की प्रोसेसिंग करी जाती है तो ये छिलका प्राप्त होता है हमें, कॉफी हस्क। ये कह क्या रहा है हमें? और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे जो सॉलिड वेस्ट हैं इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस के अंदर, सिंथ गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गैसिफिकेशन रूट। इससे जो गैस प्रोड्यूस होगी आप उसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लाइक जैसे हमारे सिलेंडरों में होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये होता है बायोमास गैसिफिकेशन। देख रहे हो, बायोमास मतलब एक प्रकार से किसी चीज का एक सॉलिड वेस्ट that is being converted into some or the other kind of gas। तो ये क्या हो गया? गैसिफिकेशन। ठीक है। बायोमास गैसिफिकेशन में हम लोग पायरोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये जो पायरोलाइसिस प्रोसेस होता है, अब तो पता है ना, फिर से दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आपको। चेंबर है, हमने उसके अंदर सॉलिड वेस्ट डालना है ना। हीटिंग होगी, नीचे से काफी तेज से होगी, ऊपर जो गैस इससे इकट्ठी होगी उसको हमने कलेक्ट कर लेना है। पहले इसकी एक जर्नल इमेज देख लो, ये देख रहे हो, प्री ट्रीटेड बायोमास जा रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, ईयर लॉक खोल दो, ढक्कन, यहां पर जाएगा, जो भी चीज़ें यहां पर कलेक्ट हो जाएंगी। और हमें बेसिकली क्या चाहिए? ये गैसेस चाहिए जो कि ऊपर चेंबर से निकलती हुई चाहिए। इसका प्लांट कुछ दिखता है आपको इस तरीके का, ये रहा। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं प्लांट, ये कैसे भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोड डाल सकते हो, मतलब ये सॉलिड वेस्ट आपने डाला और फिर वो गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी उस प्रोसेस में हमें उसको करेक्ट कर लेना है। तो बायोमास गैसिफिकेशन फॉलोज पायरोलिसिस प्रोसेसेस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बायोमास को देख रहे हो, कीवर्ड देख रहे हो, डीकम्पोज करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डीकम्पोजिशन यानी कि ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, ये किसी बैक्टीरिया की मदद से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है थर्मल प्रोसेस की मदद से। और थर्मल प्रोसेस के साथ भी देखो वर्ड क्या अटैच है, डायरेक्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि यहां पर हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं डायरेक्ट हीटिंग का अंडर क्लोज चेंबर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने यहां पर भी देखा था, अगर आपको याद हो, ये जो हम फर्नेस की यहां पर बात कर रहे थे, इधर कीवर्ड आया था, प्रीवियस पीडीएफ में था क्या? यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में करना होता है ये चीज़ प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो फिर ट्रेड होकर निकलता है।
ठीक है। तो बायोमास गैसिफिकेशन के अंदर पायरोलिसिस प्रोसेस है, इसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर गिवन है, गैसीफायर, कंबस्टर, ये भी मैं सब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका बायोमास गैसिफिकेशन का प्रोसेस पूरा का पूरा। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा इट विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ, जिसको आप कहोगे एनएरोबिक, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। सबसे सिंपलेस्ट चीज देख लो इसकी, पहले आप ये देख लो, एकदम सिंपल है ये। आपने लकड़ी डाली ऊपर से, सॉलिड वेस्ट में कह रहा था ना फायरवुड, लकड़ी डाली, यहां पर इसका कंबशन हो रहा है, जल रही है, उसको हमें रिड्यूस करना है। एयर आ रही है, यहां पर एयर यहां से आ रही है, हवा की प्रेजेंस में पहले तो जलना स्टार्ट होगा ये। आप कहीं ये सोच रहे हो कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे पहले तो हीट तो हमें चाहिए होगी ना, हमें उसको जलाना तो पड़ेगा अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पायरोलिसिस प्रोसेस को जो फॉलो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन होती है बायोमास की अंडर क्लोज चेम्बर, जहाँ से गैस कलेक्ट होगी वहाँ पर एयर नहीं होनी चाहिए ताकि वो एस्केप ना कर जाए। हमें फिर कंबशन प्रोसेस से इस वुड को रिड्यूस करना है इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ गैस, और यहाँ पर जो है इसकी ऐश है ये कलेक्ट हो जानी है। थोड़ा सा अगर मैं इसका लेवल अप करके डायग्राम दिखाऊं तो एक ये डायग्राम सही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ये वैसे बायोचार कलेक्शन लिखा हुआ है, बायोचार का टॉपिक भी अभी मैं आपको कराऊंगा इसी के साथ ही। ये कि बायोफ्यूल है, बायोचार भी था यहाँ पर कहीं, हाँ ये रहा बायोचार, ये रहा। ठीक है, अभी मैं कराता हूँ, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड ही है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एयर की प्रेजेंस में, ये देखो एयर आ रही है यहाँ से, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर एग्जॉस्ट आउट होगी। पायरोलिसिस का प्रोसेस में अगेन मेन काम है हमारा हीटिंग का, हीटिंग के बाद यहाँ से होते होते ये है आपका बायोमास। ठीक है, और हमें इसको किसी न किसी चीज़ की किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट करके, किसी न किसी चीज़ को कन्वर्ट करके हमें गैस में बेसिकली कन्वर्ट कर लेना। हमें मेजरली चाहिए गैस, और यहाँ पर ये गैस कहलाएगी सिन गैस। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से काम आ सकती है। लाइक आपने ये सारी चीज़ें ये जो डाली, सिन गैस प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ H2, CO, CH4, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीट एंड पावर प्रोडक्शन के, केमिकल सिंथेसिस के और बायोकेमिकल फर्मेंटेशन के सब काम आ सकती है। लाइक स्टीम साइकिल को रन करने में, गैस टर्बाइन को चलाने में, केमिकल जो सिंथेसिस है उससे हम लोग जो है मिक्सड अल्कोहल्स बना सकते हैं, कुछ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह बना सकते हैं। और बायोकेमिकल फर्मेंटेशन के अंदर वी कैन मेक बायोफ्यूल्स एंड बायोकेमिकल्स एंड बायोमटेरियल्स। ओके, कितना आप समझ गए होगे कि हमने एक बायोमास लिया, उसको किसी एक चेंबर के अंदर डाला, ऑब्वियसली बात है एयर की प्रेजेंस में, गैसीफायर में डालेंगे, उसके बाद ये जलेगा, हीटिंग हो रही है यहाँ पर देखो 1200 से लेकर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट की, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना क्या डाला हुआ है। प्रोड्यूसर गैस यानी कि गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ये क्लेंजर चेंबर में जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐश अलग हो जाएगी और गैस फिल्टर आउट हो जाएगी। ठीक है, क्लीन गैशियस फ्यूल टू एंड यूज़, मतलब एंड यूज इन द सेंस, एंड यूज का मतलब यहाँ पर है इन द सेंस के अब ये यूज़ करने के केपेबल है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही है, बस अलग अलग सेटअप है। अलग अलग सेटअप इसलिए क्योंकि ये देख लो, बायोमास गैसिफिकेशन के मैं आपको प्लांट्स दिखा देता हूँ। देखो अलग अलग तरीके से प्लांट्स है, कोई ऐसा वाला है, देखो ये यहाँ पर एक छोटा प्लांट है, ये बहुत बड़ा प्लांट है। ठीक है, ये इसका अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक यूनिट बन रखी है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना छोटा कितना बड़ा प्लांट है, आपको कौन सी चीज़ें जो है वो आप जलाकर बेसिकली उससे जो गैस प्रोड्यूस करना चाह रहे हो वो चीज़ है ये। लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड याद रखना कि दोस्तों होना चाहिए यहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट ही, चाहे वो कोकोनट शेल है, कोरपित है, राइस हस्क है, फायरवुड है, कॉफ़ी हस्क, ये दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो बायोमास गैसिफिकेशन का प्रोसेस थ्योरेटिकली अब हम एक बार के लिए अच्छे से जानते हैं। ठीक है, शुरुआत हमारी यहाँ से होगी, ये है हमारा स्टेप नंबर 1, बायोमास। ठीक है, तो बायोमास गैसिफिकेशन क्या है? बायोमास गैसिफिकेशन इट फॉलोज पायरोलाइसिस प्रोसेस।
जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं बायोमास की अंडर क्लोज चेंबर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हैंस इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कंबशन. टू ऑब्टेन एन अरे ऑफ सॉलिड, हमें बेसिकली एक लेयर चाहिए होती है सॉलिड मटेरियल की, जिसको हम लोग कहते हैं बायोचार. लिक्विड, जिसको हम लोग कहते हैं बायो ऑयल. और गैस, जिसको हम लोग कहते हैं सिन गैस. यानी कि बायोमास गैसिफिकेशन के प्रोसेस से ये फिल्म्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है. 3 चीजें आप ऑब्टेन कर सकते हो. एक आपका हो गया बायोचार. अभी बता देता हूं ये तीनों कैसे होते हैं. बायोचार, एक आपका हो गया ये बायोफ्यूल, और एक आपका यहां पर हो गया जो आपको वैसे ऑब्टेन करना ही था इस प्रोसेस में, क्योंकि गैसिफिकेशन का प्रोसेस है, सिन गैस. आपसे कोई पूछे ये किस फॉर्मेट के अंदर होते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए इस बात को लेकर कि जो बायोचार होता है वो आपका होता है ये सॉलिड फॉर्मेट के अंदर. ठीक है. बायोफ्यूल आपका लिक्विड फॉर्मेट के अंदर, और सिन गैस आपका एक गैस की फॉर्मेट के अंदर होता है. चाहिए आपको यही होता है इस प्रोसेस के अंदर. आप यहां तक जाना चाहते हो, आप इस प्रोसेस में इन दोनों को कह सकते हो. ये जो है ये बाय प्रोडक्ट्स हैं. भाई बाय प्रोडक्ट्स क्यों हैं, इसका आंसर आपको ऊपर यहां पर मिलेगा. बिकॉज ये सारे सॉलिड वेस्ट हैं. सॉलिड वेस्ट कभी भी 100% कंबशन को फॉलो नहीं करता. ये कुदरत का नियम है. अगर आप उसको जलाओगे, कुछ भी बचे, मैं कह रहा हूं चाहे राख बचे, लेकिन बचेगी जरूर. 100% वो कंबशन नहीं करेगा, क्योंकि वो 100% उसका कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन से नहीं बना. अगर हाइड्रोजन से बना होता तो वो कुछ भी रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता और कंप्लीट तरीके से बर्न हो जाता. लेकिन जब हाइड्रोजन तो एक गैस है, लेकिन जब वो है ही सॉलिड नेचर की कोई चीज़, तो बाय प्रोडक्ट पक्का मिलेंगे. और ये बाय प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में आपको मिलते हैं बायोचार, लिक्विड फॉर्म में बायोफ्यूल, गैसियस फॉर्म में सिन गैस. मैं ये नहीं कह रहा ये बेकार है ये प्रोडक्ट्स है जो भी है. जहाँ बायो वर्ड है तो आप जानते हो कि वो यूजफुलनेस है, उसकी यूटिलिटी है. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप खुद नाम देखो ना, बायोगैस, बायोमास गैसिफिकेशन, हमें जाना है इसकी प्राप्ति के लिए. सिन गैस चाह रहे हैं वैसे हम यहाँ पर, वो एडिशनली मिल जा रहे हैं हमें बायोचार बायोफ्यूल, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं वैसे. और अगला टॉपिक वैसे यही आएगा आपके लिए. देखो ये है बायोफ्यूल और ये है आपका बायोचार, कनेक्टेड है. और ये पैरालिसिस मैं करवा चुका हूँ आपको. पैरालिसिस के बियॉन्ड अगर आप देखोगे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपको अच्छे से याद है, जब हम वेस्ट टू एनर्जी और ये पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी कर रहे थे. पॉलीक्रैक तो चलो ठीक है, एक ओडिशा के एक पावर प्लांट की बात है. वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ही ये सारी चीज़ें होंगी. ये सारा टॉपिक कनेक्टेड है. वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट, एक आपका बायोमास गैसिफिकेशन, फिर आपका बायोचार, फिर आपका बायोफ्यूल का मॉडल, और फिर आपका सिन गैस. ये 5 टॉपिक को आपको कॉम्बिनेशन में टोटलिटी में पढ़ना है. यू शुड रीड दिस इन टोटो. ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ना है इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो बायोमास गैसिफिकेशन फॉलोज पैरालिसिस प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है. और हमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं. सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है बायोचार, लिक्विड फॉर्म में बायोफ्यूल, गैसियस फॉर्म में सिन गैस. यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत. अब हम इसकी वर्किंग जाने. ठीक है, आगे बढ़े, वर्किंग जानते हैं अब इसकी. जब बायोमास को बर्न करा जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो कितनी गर्माहट के साथ, इट प्रोड्यूसेस मोर चार. अब ये चार क्या है, क्या है ये चार, बायोचार की बात कर रहे हैं. सॉलिड बाय प्रोडक्ट बनाएगा ये. ठीक है. वाइल टेम्परेचर अबव, अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा दो, 700 डिग्री सेल्सियस कर दो अगर आप टेम्परेचर, इट विल फेवर द यील्ड ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल कंपोनेंट्स. यानी कि प्रीलिम्स के लिहाज से आपको एक चीज और क्लियर हो गई. इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं कोई और कलर का पेन, रेड यूज कर लेता हूं. देखो, अगर आपको बायोचार चाहिए तो आप वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट्स में कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखो, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है. अगर आपको बायोफ्यूल या सिन गैस चाहिए तो आप 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मेंटेन करके रखो.
समझ गए? ये अपने आप में जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है ना, ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ये सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, सोर्स कहाँ से लाओगे, फिर कंसोलिडेशन अच्छे से नहीं होगी। यहाँ पर हमें अच्छे से दे रखा तो आपको पढ़ लेना चाहिए इतना, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक ढंग से हमें PMFIs में भी नहीं बताया गया ये। ठीक है, दोनों की अलग अलग ब्यूटी है अपनी अपनी बुक्स की, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, व्हेन बायोमास बर्न्स एट टेम्परेचर ऑफ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस इट प्रोड्यूसेस मोर चार, यानी कि सॉलिड बाय प्रोडक्ट। वाइल टेम्परेचर अबव 700 डिग्री सेल्सियस, अगर आप तापमान बढ़ा दो तो इट विल फेवर द यील्ड ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्यूल कंपोनेंट्स। गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस। आप यहाँ पर हाई टेम्परेचर के अंदर, वो चेंबर के अंदर ये सारी चीज़ें डालोगे सॉलिड वेस्ट को, वाई विच प्राइमरली प्रोड्यूसेस सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस। ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, अभी आपने पढ़ लिया, 700 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर का तापमान होगा तब। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। या तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा या मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये गैसेस आपको, ये गैसेस एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि करेंगे सिन गैस। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये मेजर थी। तो ये है अपना पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, जो सिन गैस जो हमें चाहिए, विच प्रोड्यूसर सिन गैस, या फिर जिसको आप प्रोड्यूसर गैस भी कहते हो, ये वाला नाम भी इसका याद रखना। सिन गैस या प्रोड्यूसर गैस, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका बायोमास। आपने इसको वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट में डाला। प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, आराम से समझो। प्रोसेस यहां पर फॉलो हो रहा है पायरोलिसिस का। कुछ नहीं करना है आपने इसके अंदर, इस सॉलिड वेस्ट को लिया, इसको हीट करो। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, हीट करोगे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, क्या प्राप्त करोगे, सॉलिड और लिक्विड प्रोडक्ट्स। बायोचार, सॉलिड, बायोफ्यूल, सॉरी 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको वो करोगे, तापमान दोगे तो सॉलिड ही मिलेगा, सिर्फ बायोचार मिलेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। 700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे अगर इसको गर्मी दोगे इस सॉलिड वेस्ट को, तो बायोफ्यूल मिलेगा लिक्विड फॉर्मेट के अंदर, सिन गैस प्राप्त होगी गैसियस फॉर्मेट के अंदर। कह रहा है मेजरली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से क्लीन गैस कौन सी, अगर यूज करने पे अगर अपन लोग आए तो अपन कौन सी यूज करेंगे? अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है इस चैप्टर को लेकर, बताओ कौन सी? देखो, काम की क्या है क्या नहीं है वो छोड़ो, लेकिन क्लीन की बात कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन मिल रहा है फ्री फंड में, हाइड्रोजन। और यहां पर अगर आप देखो, ये जो सॉलिड वेस्ट था ये वैसे भी किसी और चीज के काम आना था क्या फालतू में? हाँ चलो ठीक है, राइस हस्क की बात कर लेते हैं कि वो गाय भैंस भेड़ बकरियों को चारा के लिए काम आ जाएगा वो, लेकिन बाकी की अगर आप बात करो, कोकोनट शेल, कॉयर पे, तो उसका चूरा बना देना, कॉफी हस्क, राइस हस्क, फायरवुड, अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर ये किसी और प्रोसेस में बर्न होते तो पर्यावरण में ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते क्या, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, है ना? हमने यहां पर इसको इस प्रोसेस के अंदर डाल दिया, इस प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर दो तरीके हैं। एक आप कह सकते हो पायरोलिसिस प्रोसेस में, एक तरीका आप अपना लो कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मारो। दूसरा तरीका आप अपना लो कि आप 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मारो। इस प्रोसेस में आपको मिलेगा सिर्फ सॉलिड प्रोडक्ट, इस प्रोसेस में आपको मिलेगा लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया? तो ये है बायोमास का प्री ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है, यहां पर इसको कहा जा रहा है, यहां पर इसको कहा जा रहा है बायोमास का प्री ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि अभी यहां पर वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट में मतलब गर्मी दी जा रही है, गैसेस बनाने का काम हो सकता है, यहीं पर कोई गैसीफायर हो, लेकिन अलग से भी लगाया जा सकता है। तो देखो, ये तो क्या प्री ट्रीटमेंट जब इसके अंदर डाला जा रहा है तो उससे पता है क्या हो जाता है कि जो कूड़ा है ना वो हमें सूखा कूड़ा मिल जाता है, हमें चाहिए होता है सॉलिड ड्राई वेस्ट, वो मिल गया। उसके बाद आप ये जो बायोमास ट्रीटमेंट है, इस स्टेप नंबर 3,
गैसीफायर को जो बोला जा रहा है बायोमास ट्रीटमेंट, ये प्री ट्रीटमेंट प्लांट बोला जा रहा था। ये गैसीफायर कोई बात नहीं, ये एरो मार के यहां पर लेकर आ रहा है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि ये हरियाणा में है, ये कर्नाटका में होगा, ये बगल में ही उसी के इंडस्ट्रियल आउटलेट में ही कहीं ना कहीं अटैच होगा ये गैसीफायर। बस वो आपको अलग से इसलिए बता रहा है यहां पर ये लाकर, ये बायोमास ट्रीटमेंट प्लांट है, मेन काम हमारा यहां पर होना है। ठीक है, कैसे होना है? अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये और ये इधर से ही निकलनी है ये वाली गैसेस। मतलब वो एक आउटलेट की बात आपको बता रहा है, यहीं से निकलनी है गैसेस, और गैसेस निकल रही है सिन गैस। जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था, वो हालांकि बोल रहा था आपको, मैंने आपको बताया था ना कि बस वो आपको बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलेंगे, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही निकलने वाला, और भी चीजें निकलेंगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, अगर आप देखो इस बायोमास ट्रीटमेंट में, बुक को लिटा दिया मैंने यहाँ पर, आपको ये जो गैसीफायर से जो गैसेस उत्पन्न होंगी, इसके अंदर आपको एक है आपका ये मिल रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ दूसरे पॉल्यूटेंट्स, एन नंबर ऑफ गैसेस। एन नंबर यानी कि अनलिमिटेड तो नहीं होता, लेकिन अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग गैसेस आपको मिलेंगी। ये तीन तो आपको मिलने ही मिलने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और दूसरी कुछ गैसेस भी, कुछ दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी। लेकिन देख रहे हो नाम लिया जा रहा है यहाँ पर, नाम यहाँ पर लिया जा रहा है पॉल्यूटेंट्स की। प्रोसेस में खुद बताया जा रहा है कि ये क्लीनेस्ट प्रोसेस नहीं है, इसको ऐसा मत मानना कि ये बिल्कुल प्रो एनवायरमेंट है। क्लियर हो गया? अब देखो, इन्होंने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं से डायग्राम को कहीं चिपका दिया है, कहीं से कुछ उठा लिया तो कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं आपको इसके इसके बाद का प्रोसेस एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये जो गैसेस हमें मिली है, मैंने अभी देखो आपके सामने वर्ड हाईलाइट करा येलो कलर से, पॉल्यूटेंट्स। भाई पॉल्यूटेंट का मतलब होता है पर्यावरण का दुश्मन। ठीक है, हमें यानी कि इन गैसेस को अगर यूज करना है, अब इसमें से मुझे एक गैस बड़ी प्यारी लग रही है जो कि बहुत सही होती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 150 से ऊपर होती है, वो है हाइड्रोजन। ये तो काम आ जाएगी। बाकियों के लिए वी आर डाउटफुल, क्योंकि बाकी तो इस प्रोसेस के अंदर भाई ये प्रोसेस तो बड़ा खतरनाक निकला। ये तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को इन्वाइट करेगा। तो करें तो क्या करें, क्या करें? हमें करना पड़ेगा इन गैसेस को क्लीन, यानी कि इन गैसेस का क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये गैसेस को क्या कहा जा रहा था? सिन गैस। तो यहां पर होगा अगले प्रोसेस के अंदर, आप जैसे इसको वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट मान रहे थे, गैसीफायर को नंबर 3 प्रोसेस, इसको बोल देते हैं हम लोग नंबर 4 प्रोसेस। ठीक है, ये चाहो तो आप अपनी हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं जब इसके कभी लिखकर प्रैक्टिस करता हूँ या नोट्स बनाता हूँ, तो मतलब मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद आ जाए। वो आप अपने हिसाब से जितने मर्जी स्टेप बना सकते हो। आप चाहो तो उसको एक ही स्टेप में ले सकते हो, कभी कभार मैं भी लिखने में एक स्टेप ले लेता हूँ, वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट प्लस गैसीफायर एंड करके लिख देता हूँ गैसीफायर। आप चाहो तो अलग से इसको थर्ड प्रोसेस बनाकर 4th नंबर का पॉइंट सिन गैस क्लेंजिंग बना सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका है मेरा आंसर राइटिंग का, आप जो मर्जी चाहे अपना सकते हो। ठीक है, मुझे पॉइंट्स में याद रह जाता है, स्टेप्स में याद रह जाती है हर चीज़। ठीक है, तो सिन गैस क्लीनिंग अब यहां पर हो रही है, गैसेस की क्लीनिंग। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं ये जो प्रक्रिया है कि कुछ गैसेस बन रही हैं, कुछ ये जो चार है ये प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसा कह दें कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये चार हो गया, ये सब चीज़ें। अभी देख रहे हो वो आपको बायोचार नहीं कह रहा, अभी आपको वो सिर्फ चार कह रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो फ्लैश्ड गैसिफिकेशन है, फ्लैश्ड गैसिफिकेशन कुछ भी नहीं है। दो प्रकार के टेम्परेचर मैंने आपको अभी बताया ना, जो जाएगा यहाँ पर कंबस्टर में। तो यहाँ पर दो प्रकार के टेम्परेचर की कैटेगरी है,
मैंने अभी आपको क्या बताया, ए में है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, बी में है ऑप्शन है हमारे पास 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। उस प्रोसेस में आप कह सकते हो कि आपको या तो सॉलिड प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट या गैसियस प्रोडक्ट मिलेंगे। हमें चाहिए थी यहाँ पर सिनगैस, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट में अगर सिनगैस की प्राप्ति हुई है, डेफिनेटली सीना ठोक कर वी कैन से कि यस पक्का 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि रूल हमें यही बताता है कि when biomass burns at temperature of 400 to 500 डिग्री सेल्सियस इट प्रोड्यूसेस मोर चार, यानी कि सॉलिड चीज, और चार को देखो वो बोल भी रहा था सॉलिड यानी कि बायोचार। वाइल टेम्परेचर अबव 700 डिग्री सेल्सियस इट फेवर्स अ यील्ड यानी कि प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो लिक्विड था आपका बायो ऑयल और गैस था आपका सिन गैस। सिन गैस लेकिन जो मुझे प्राप्त हुई ना, मुझे दिक्कत उसके पॉल्यूटिंग नेचर से है, इसलिए मैं उसकी क्लींजिंग करवाने के लिए उसको सिनगैस क्लीनर के अंदर भेज रहा हूं, एक चेंबर के अंदर भेज रहा हूं, एक अलग टैंक्स के अंदर भेज रहा हूं कुल मिलाकर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो मुझे चीजें से प्राप्त हुई अलग अलग चीजें, लाइक मुझे एक जगह पर टार मिला, ठीक है, क्लेंजिंग की बात हो रही है, ठीक है, टार मिला, सल्फर की प्राप्ति हुई, ठीक है, ये पर्टिकुलेट मैटर मिला। भाई एनवायरमेंट के लिए तो ये सारी चीजें हार्मफुल है अगेन। तो क्लेंजिंग किस बात की हुई? क्लेंजिंग बेसिकली प्रोसेस ऐसा था कि मैं इन पॉल्यूटेंट्स को इस प्रकार से उतार लूं किसी चीज में, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इन पॉल्यूटेंट्स को, मैं इन गैसेस को, इन सिन गैस को, या तो मैं अगेन लिक्विफेक्शन के प्रोसेस से या तो उसको लिक्विड बना दूं, क्योंकि 700 डिग्री के तापमान में दोनों चीजें मुझे मिलनी है। मुझे बायोफ्यूल तो छोड़ो, बायो क्या ही है, फ्यूल भी मिल जाना है, मुझे गैसेस भी मिल जानी है, सिन गैस भी मिल जानी है। अब बेसिकली क्या है, मुझे इसको यूज करना है। तो ये क्लेंजिंग का प्रोसेस ये था कि मुझे उसके अंदर से एक ऐसा पदार्थ निकालना है कि जब मैं उसको किसी और चीज में मिक्स करूंगा, ठीक है, तब जो है वो मेरे लिए एक फ्यूल का काम करेगा। और जैसा कि आपने इस प्रोसेस के अंदर जाना था, ये जो फ्यूल है, द गैस सो प्रोड्यूस कैन बी यूज फॉर हीटिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। यहां से जब ये गया, क्लेंजिंग हुई इसकी, ये यहां से जाके इधर निकला, सिंथेसिस हुई इसकी, तो उसके बाद ये आपका डीएमई जो फ्यूल है ये बन जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये डीएमई फ्यूल क्या होता है। ठीक है, ये आपका बन गया। इसके बाद आपका बाय प्रोडक्ट क्या निकला? वाटर निकला। ठीक है, और सस्टेनेबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए बेसिकली कह रहा है कि ये प्रोसेस जो है ये काम आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर इसको इधर देखो, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन यहां पर भी आ रहा था, क्लेंजिंग इसकी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो पर घटिया हुआ ना, टार सल्फर और पर्टिकुलेट मैटर कहाँ से अच्छा हुआ, कैसे फ्यूल में आप इसको मिक्स कर रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिया था सिन गैस से, हम इसके अंदर हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं। अब होता क्या है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर नहीं रखा, तभी आपको बोल रहा था, इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा आप, लेकिन ये वाली बात जानते हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आपने रिविजन कर रखी है अच्छे से। इतना रूल तो आप जानते हो कि देखो हाइड्रोजन जो है ना, वो क्लीनेस्ट गैस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 150 है। अब अगर इसके अंदर मैं थोड़े से अगर बैड पॉल्यूटेंट्स अगर मिला भी दूं, तो भैया ये तो है क्लीनेस्ट, ये तो हो गया क्लीनेस्ट। अगर बैड पॉल्यूटेंट्स मिलाने के बाद लाइक मैं टार सल्फर पर्टिकुलेट मैटर अगर ये सारी चीजें मिला रहा हूं, तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी गिरा लूंगा मैं 110 पर ले जाऊंगा, 90 पर ले जाऊंगा, 80 पर ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी ले जाने के बाद भी इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन जनरेशन कम से कम ये इससे तो बेटर ही है ना, कम से कम ये इनसे तो बेटर ही है, जहां पर इसका मैच ही नहीं कोई खा रहा है। अगर आप सीएनजी तक की भी कहानी देख लो भाई, अब 55 तक की होती है कैलोरीफिक वैल्यू उसकी, ठीक है, किलो जूल्स पर ग्राम। हाइड्रोजन की 150 है। अगर मैं कुछ पॉल्यूटेंट्स अगर उसका मिक्स भी कर दूं, तब भी जो है वो पॉल्यूटेंट सेव भी हो गए, पर्यावरण के अंदर रिलीज भी नहीं हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ मिक्सिंग करने के साथ वो भी अभी तक जो बदमाश थे, अब उनका कैरेक्टर और उनका नेचर भी अच्छा हो गया, बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू अभी भी बरकरार है। ये कहना चाहता है डायग्राम आज से, लेकिन ये बस लिख नहीं रहा थ्योरेटिकली इस बात को। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें ये जो है सिंथेसिस करना है। सिंथेसिस का मतलब अगर आप जानोगे ना, सिंथेसिस का मतलब है हमें यहां पर इसकी करनी है मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद भैया मुझे
चाहिए गाड़ी, उस गाड़ी में मैं फ्यूल डालना चाहता हूँ। अब मिक्सिंग से दो काम आसान हो जाएंगे। क्या? हाइड्रोजन भाई साहब बहुत कॉस्टली था मेरे लिए, अकेला अगर मैं गाड़ी में हाइड्रोजन डलवा कर चला था। अगर मैं ये जो 1 2 3 जो मैंने लिख रखे हैं, अगर मैं 1 2 3 इनको यूज करता तो ये मेरे इंजन की लंका लगा देते। एक तो ये बहुत ही ज्यादा हॉट गैसेस हैं, हॉट पॉल्यूटेंट्स हैं, प्लस ये एनवायरनमेंट को हार्म कर देते। और जनरल बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, मैं जब पेट्रोल पंप पर अपना पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने जाता, इंजन की इस प्रकार से लंका लग चुकी होती है कि वो बनाता ही नहीं वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। 10 साल चलने वाली गाड़ी मेरी 2 साल में ठुक जाती। ठीक है, मैंने क्या करा, हाइड्रोजन की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और इन पॉल्यूटेंट्स को फायदेमंद कारगर बनाने के लिए मैंने एक चेंबर लिया जहां पर मैं हाइड्रोजन को भी मिक्स कर रहा हूं, जहां पर मैं बाकी पॉल्यूटेंट्स को भी मिक्स कर रहा हूं। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली ये जो डीएमई फ्यूल नाम से एक चीज मेरे को फ्यूल जो प्राप्त हुआ, एक तो हाइड्रोजन की लागत मुझे आई नहीं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट जो इस प्रोसेस में निकला वो निकला पानी। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया बाय प्रोडक्ट इसका। अब जो फ्यूल है, हाँ मैं ये मानता हूं कि एग्जॉस्ट चेंबर जो है फ्यूल का वो पॉल्यूटेंट तो रिलीज करेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 2 3 को यूज कर रहा होता, इंजन भी ठुकता और पर्यावरण का भी नुकसान होता। दोनों ही केस में मैंने उसको बचा लिया, अपनी गाड़ी की लॉन्जेविटी को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ऊपर से हाइड्रोजन अगर सिर्फ गाड़ी में डलवाता, गाड़ी तो सदा बाहर चलती रहती, इंजन उसका बिल्कुल फ्रेश रहता, फर्स्ट डे जैसा जिस दिन गाड़ी लेकर आया हूं मैं, बिल्कुल एंड डे तक। क्योंकि रॉकेट फ्यूल में भी एक वो कालापन क्रिएट नहीं करता, तो यहाँ क्यों करेगा। लेकिन हाइड्रोजन बहुत महंगा था, तो उसकी कॉस्ट को मैंने रिड्यूस कर लिया। अब इस प्रकार का जो मुझे ये जो फ्यूल मिला, इसको मैं कहूंगा ये मेरे लिए कॉस्ट एफिशिएंट फ्यूल है, प्लस इन्वायरमेंट एफिशिएंट फ्यूल है। समझ में आया? समझ में आया? यहां पर क्या है, पूरे सिन गैस में सिर्फ एक ही गैस बढ़िया थी, कौन सी? कौन सी गैस बढ़िया है? ओनली हाइड्रोजन। बाकी सारी कैसी हैं? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली गैसेस हैं। मैंने उन सारी चीजों को मिक्स कर देना है, चाहे फिर मैंने गैसियस फॉर्म में उसको पाया है या लिक्विफेक्शन के प्रोसेस के थ्रू मैंने लिक्विड फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है, फर्क पड़ता ही नहीं है ना। 700 डिग्री के तापमान में दोनों चीजें प्रोड्यूस हो तो रही है। अगर मुझे गैसियस फॉर्मेट का फ्यूल नहीं भी बनाना है, लेकिन देखो अगर आप यहां से ध्यान से देखो ना, टार है, सल्फर है, पर्टिकुलर मैटर है, ये जनरली गैसियस फॉर्मेट के अंदर ही है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन मिक्स कर दूं, तो सिर्फ हाइड्रोजन को यूज करने की जो अकेले में लागत आ रही होती है वो क्लीनेस्ट फ्यूल जरूर है, लेकिन उसके साथ मिक्स करने के बाद मैंने क्या करा, इसकी 150 की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, भाई बैड पॉल्यूटेंट इसके अंदर मिलाऊंगा तो वो गिरेगी, या तो 150, या तो 110, या तो 90, या 80। मैं आपसे ये कह रहा था, लेकिन ये फिर भी इन सबसे तो बेटर ही है। कोयले की 30, पेट्रोल की 48, एलपीजी की 50, सीएनजी की 55, इससे तो फिर भी ठीक ही है एज कंपेयर टू अगर मैं सीएनजी या एलपीजी या पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा हूं, उससे भी बेटर तरीके से ये गाड़ी मेरी चलेगी, क्योंकि अभी भी कैलोरीफिक वैल्यूज कितनी, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर मिक्स करा गया है। और बाकी ये पॉल्यूटेंट जो है वैसे भी निकल रही थी एनवायरमेंट के अंदर, मैंने हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर इनका कम से कम कैरेक्टर सुधार दिया, अच्छा करवा दिया। ये होता है बायोमास गैसिफिकेशन का प्रोसेस। लेकिन मैं आपसे कतई नहीं कह रहा हूं ये वाली बात कि ये जो है ये क्लीनेस्ट तरीका होता है। मतलब तरीका तो चलो ठीक ही है, बेस्ट दे रहा है अपना तरीका, लेकिन ये इससे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो क्लीनेस्ट गैस प्रोड्यूस होगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा पर्यावरण के ऊपर, ये नहीं कह रहा मैं। क्लियर हुआ? पक्का? कोई टेक्निकल तो नहीं लगा, डाउट तो नहीं आया? ठीक है शाह, बाकी शाइनी क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ अब ये जो टर्म्स थी ना सारी की सारी, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक एक करके। उससे पहले जरा इस प्रोसेस को थोड़ा सा थ्योरेटिकली जान लो कि अगर पेपर में लिखना पड़े, जैसे मैं 1 2 3 आपको करवा रहा था। हाँ तो क्या हुआ, अब देखो एक प्रोसेस हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं भूल गया, तो हम ऐसा कर लेते हैं। सिन गैस की क्लेंजिंग हमारा था चौथा स्टेज। उसके बाद जब मैंने इसको सिंथेसाइजर में डाला, यानी कि मिक्सचर में डाला, तो मैं इसको बना देता हूँ 5वां प्रोसेस। छठा हो गई मेरे को फ्यूल की प्राप्ति, डीएमई फ्यूल मेरे को मिल गया। 7वां अब निकल रहा है
गाड़ियों के फ्यूम्स और एग्जॉस्ट से ये पॉल्यूशन, अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप ये ध्यान से देखो कलर, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको 7 यहां ना लिखकर 7 लिखता हूं मैं यहां पर। और ये किस फॉर्मेट के अंदर निकल रहा है? ये निकल रहा है इस फॉर्मेट के अंदर, अपना हो गया ये CO2, ठीक है। अब ये CO2 रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर, हुआ। अब ये जा रहा है इकोसिस्टम के अंदर। अब इसके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, CO2, इतना इतना जानते हो। गाड़ी के फ्यूम में CO2 क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर प्योर तरीके से हाइड्रोजन नहीं था, और भी पॉल्यूटेंट थे, सल्फर थे, पार्टिकुलेट मैटर थे, और भी जो सेन गैस यहाँ पर आई, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, उसकी जो क्लेंजिंग करने के बाद भी टार वगैरह के साथ मिक्स करके जो हमने गैस बनाई, DME फ्यूल बनाया, उसके अंदर वो क्लीनेस्ट फ्यूल नहीं था। हाइड्रोजन मिक्स जरूर था उसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर गाड़ियों में उसको डालेंगे तो CO2 चाहे कम मात्रा में निकले चाहे ज्यादा में निकले, लेकिन निकल रहा था। इसके लिए लास्ट स्टेप जो है, आठवीं प्रक्रिया ये कहती है, इकोसिस्टम में जाके जस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बट वाई? ये इकोसिस्टम हेल्प करेगा इन कार्बन शाबाश कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जिसको आम भाषा में आप कहते हो कार्बन कैप्चरिंग। यहां पर जाके प्रक्रिया खत्म हो जाती है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप इसको देखोगे ना, आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था, जो एक दो मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे इसके ऊपर, ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है जब तक इसके अंदर एक एलिमेंट ना आ जाए। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि आठवां प्रोसेस जब तक क्लियर वो नहीं होगा ना, क्रिएट नहीं होगा, तो फिर श्रेया फायदा ही क्या निकला? जब CO2 जब एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होना था, क्यों क्लीनिंग करके इतना खर्चा करा? ऐसे ही छोड़ देते फिर तो, ये बायोमास को बगल में कूड़े का ढेर रख के जला देते, क्यों? है कि नहीं लॉजिकल बात मयूर? जब CO2 जिस प्रोसेस में रिलीज होना ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कम हो ज्यादा हो? अगर आज कम हो भी रहा है रिलीज, थोड़े सालों के बाद जाकर 100 सालों में देख लो, फिर वो उतना ही करेक्ट हो जाएगा एनवायरमेंट के अंदर, है ना। आठवीं प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस टॉपिक को मैं हमेशा पॉइंट्स में याद करता हूं। मतलब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बुक तो चलो अभी आई है, लेकिन मीन्स की तैयारी जब मैंने करी हुई है MPPSC वगैरह के लिए, UPSC के लिए जब मैंने नोट्स बना रखे हैं, करंट अफेयर में भी बहुत आया था ये बायोचार वगैरह, 2016 से आ रहा है ये, ठीक है। तो ये इसके ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं विजन IAS की मैगजीन वगैरह में, तो मुझे वहीं से आता था ये करने की। एक चीज देख लेता हूं मैं, आई थिंक इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बायोचार UPSC, अब पता नहीं UPPSC में आया था या UPSC में आया था, ये मुझे क्लियर नहीं, लेकिन किसी एग्जाम में तो पूछा गया था ये। हाँ, प्रीलिम्स के अंदर आ चुका है ये, यस, यहाँ पर साल नहीं लिखा रहा, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर आ चुका है। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? एक बारी क्वेश्चन देख लो, अभी इसका आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक पढ़ाने के बाद, थोड़ा सा थ्योरी और ये टर्म्स समझाने के बाद बायोचार जैसे करवा दूंगा, फिर आप खुद मुझे बताना, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देख लो जरा इसका। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है, कैन बी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। When biochar is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. When biochar is a part of growing medium, it enables growing medium to retain water for a long time. यानी कि कैन बी वाली बात तो मुझे ठीक लग रही है। दूसरा वो कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि जब मैं बायोचार डालूंगा प्लांट की ग्रोथ की प्रमोशन के लिए, वर्टिकल फार्मिंग में, किसी भी तरह की फार्मिंग में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ इंश्योर करवाऊंगा मैं इससे। दूसरी चीज वो क्लेम कर रहा है
कि इसको डालने के बाद जो प्लांट की रूट्स हैं या जो एग्रीकल्चर है कुछ भी है, उसके उस पूरे एरिया के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से अभी देख लो, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, क्या हो गया इसमें। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से इसके अंदर 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर जानते हैं। इसमें तो मैंने कोई स्टेप छोड़ तो नहीं दिया। हाँ, दूसरा वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस था ना, ये ऐसा नहीं कि CO2 निकल कर यहाँ से आ रहा है, वो कह रहा है और भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जो CO2 रिलीज होता है ना, तो अल्टीमेटली उसके लिए आपको प्लांट्स तो लगाने पड़ेंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक वही बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, हाँ, सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया। अब कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको जरा। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है? नंबर 1, इकोसिस्टम। प्लांट्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, दे यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये आप जानते हो, टू कन्वर्ट CO2 इनटू ऑक्सीजन एंड बायोमास थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि वो क्या कह रहा है, CO2 थोड़ा बहुत रिलीज हो भी जाए तो अच्छी बात ही है वैसे, मतलब पर रिलीज एनवायरमेंट में नहीं हो जाए, मतलब रिलीज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं वो सिकोड़ रहे हैं उसको, वो उसको यूज ही कर लेंगे, दे विल कन्वर्ट CO2 इनटू ऑक्सीजन, ये हमारे काम आ जाएगा, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, CO2 की रिलीजिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। अगर ये 100 है, ये 10 है, ये 100 है, तो ये भी फिर 100 ही होने चाहिए। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि one tree is able to absorb 1 unit, one tree is able to absorb 1 unit of CO2। अगर हम ये मान के चले तो ठीक है, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहे हैं, दिक्कत यही है। और CO2 इंसान को मार डालता है। साइंस में याद है अक्सर वो एक क्वेश्चन आता था, 6th क्लास से ही पूछना शुरू कर दिया था साइंस वाले, साइंस की NCERT से, बर्निंग अंगीठी कभी भी रूम के अंदर रखकर क्यों नहीं सोना चाहिए, है ना, याद है? सारा ऑक्सीजन निचोड़ लेता है वो, और आपको सोते सोते मार देगा। सुबह सोकर उठोगे तो यमराज के घर में मिलोगे। तो प्लांट्स एंड सर्टेन ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग क्लोरोफिल यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 इनटू ऑक्सीजन एंड बायोमास थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ ना, सिंपल, इतना तो जानते ही होगे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जहां से प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। हाँ, इसको एक्सटेंशन में ये कह सकता हूँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया जहां से प्लांट्स अपना खाना तो बना रहे हैं लेकिन इंसान को अपना जीवन प्रदान भी कर रहे हैं। मैंने ऑक्सीजन को मार्क कर रखा, देखो, क्लियर? आगे बढ़ो। नंबर 2, बायोमास। ये सिर्फ टर्म्स हैं। बायोफ्यूल प्रोडक्शन कितना चाहिए बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए? टेम्परेचर जल्दी बता दो। नहीं, 700 डिग्री सेल्सियस अबव। वो सिर्फ उसमें बायोचार प्रोड्यूस होता है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैन मेक यूज ऑफ रेडिली अवेलेबल वुडी एंड वेस्ट बायोमास रिसोर्सेज। तो क्या है भाई ये रेडीमेड अवेलेबल वुडी, और ये जिसको कह रहा है ना, जिसको ये कह रहा है वेस्ट बायोमास रिसोर्सेज, तो आपके पास हो गई ये सारी चीज़ें। कोकोनट शेल, क्वायर पिथ, राइस हस्क, फायरवुड, कॉफी हस्क एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए सॉलिड वेस्ट। और उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैन मेक यूज ऑफ रेडिली अवेलेबल वुडी एंड वेस्ट बायोमास रिसोर्सेज। फिर ये जो था बायोमास प्री ट्रीटमेंट,
हमें क्या करना है, टू डिक्रीज इट साइज एंड मॉइस्चर कंटेंट बायोमास अंडरगोज प्री ट्रीटमेंट। कैसे, सिंपल सी प्रक्रिया दिखाते तो इसको भी आप बायोमास प्री ट्रीटमेंट कह सकते हो, जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। क्या था ये, क्वायर तो हो गया, ये तो हो गया क्वायर, नारियल के छिलके उनके रस से उसका हस्क, और क्वायर पिथ हो गया इसका भूरा या इसका चूरा। ये भी आप एक कह सकते हो अगर गैसिफिकेशन के प्रोसेस में जाने वाला है तो दिस इज प्री ट्रीटमेंट ऑफ बायोमास। यही ठीक है, हो रहा है ना मयूर, इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। और ऐसी प्रक्रिया में देखो इसको धूप में भी रखा जा रहा है मॉइस्चर कंटेंट इसका खत्म करने के लिए, क्योंकि नारियल से अगर तोड़कर निकाला जाएगा, कभी एक दो नारियल भी टूट जाएंगे उस प्रक्रिया में, नारियल का पानी भी बाहर आ जाएगा, इसको पूरा ड्राई करना है अपन को, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारा प्रोसेस कौन सा है शाइनी, श्रेया अपना प्रोसेस है यहाँ पर पायरोलाइसिस। इस टर्म को अगर मैं 2 मिनट के लिए भाड़ में भी जाने दूं, आसान भाषा में समझू तो हीटिंग हो रही है। किसी भी चीज की हीटिंग के लिए अगर प्रॉपर हीटिंग में कराना चाहता हूं तो इट शुड बी मॉइस्चर फ्री। तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा था, यहां पर ये शुरू में बता दिया था, इसलिए तो हम यहां पर वुड ना कहकर फायरवुड कह रहे हैं, क्योंकि लकड़ी गीली भी हो सकती है। फायरवुड का मतलब ये होता है जलने वाली लकड़ी जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नाम मात्र के बराबर हो ही ना, सूखी ही लकड़ी हो वो अच्छे से जल पाएगी, ठीक है। अब ये जो था ना फ्लैश गैसिफिकेशन, ये वाला जिसके अंदर हम गैसीफायर वगैरह के अंदर ये जो गैसेस को कन्वर्ट कर रहे थे, 2 डिग्री टेम्परेचर भी मैंने अलग अलग आपको तरीके से बताए, 400 से 500 जिसमें आपको 4 बनेगा, और 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जिसमें आपका फ्यूल बनेगा और गैसेस बनेगी, सिन गैस बनेगी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए चाहिए आपको सबसे बड़ा गैसीफायर। ऊपर कितने हो गए, 3 हो गए ना, ये हो गया चौथा। यहाँ पर आपको चाहिए एक गैसीफायर। द गैसीफायर यूजेस स्टीम, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एंड चार, ठीक है, एडिंग सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा। कहां हो रहा है भाई कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, चार के साथ रिएक्ट कर रहा है प्रोड्यूसिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड अलाउइंग फॉर फाइन ट्यूनिंग द सिनगैस कॉम्पोजिशन टू मैच डाउनस्ट्रीम प्रोसेस रिक्वायरमेंट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस रिक्वायरमेंट का मतलब ये है, यहां पर जो ये फर्दर आगे जाने वाला है सिन गैस के क्लेंजिंग चेंबर में, जब ये जाने वाला है तब, तो वहां पर हमें क्या करना है, बेसिकली इसका और ब्रेक डाउन करने में मदद कर रहा है ये, और सही चीज में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है। फिर एक है हमारा कंबस्टर, बाय बर्निंग द रेसिडुअल चार, यानी कि रेसिडुअल चार तो हमेशा ये सॉलिड फॉर्मेट के अंदर होगा, ठीक है, फ्रॉम द गैसीफायर विद द एयर, एयर की प्रेजेंस जरूरी है कंबशन के लिए। द कैल्शियम कार्बोनेट अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द रीजनरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप इस प्रोसेस को उल्टा भी कर सकते हो कि ये ऐसे जा रहा है और ये है इसका कंबस्टर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जब यूज हो रहा है तो ये जो इसका निकल रहा है, ये निकल रहा है पोल्यूशन, ठीक है, रोकने के लिए वी नीड मोर एंड मोर ट्रीज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। वो जो मैंने आपको पढ़ाया बस ये थोड़ा सा उसका बस ये टेक्निकल तरीके से आपको बस ये समझा रहा है थोड़ा सा कि आप लिख सको पेपर के अंदर अच्छे वर्ड्स को यूज करके। फिर है आपका एक ये सिन गैस क्लीनिंग या क्लींजिंग प्रोसेस टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ डाईमिथाइल एथर डीएमई, जिसके लिए हमें डीएमई फ्यूल चाहिए। एंड प्रोसेस यही था ना ऑलमोस्ट, डीएमई फ्यूल चाहिए हमें, तो उसको आप क्या कहोगे, डाईमिथाइल एथर, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्टर, द सिंथेसिस रिएक्टर क्या था, ये डीएमई का सिंथेसिस रिएक्टर कौन सा होता है, ये वाला मिक्सिंग चेंबर, ये वाला जिसको मैंने स्टेप नंबर 5 लिखा था यहाँ पर, देख रहे हो, ये वाला जिसके अंदर हाइड्रोजन भी आएगा और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी मिक्स होंगे।
ताकि हाइड्रोजन का थोड़ा सा भले ही चाहे कैलोरीफिक वैल्यू गिर जाए, लेकिन फिर भी वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कंप्लीट तरीके से रॉ फॉर्म में रिलीज ना हो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो रिएक्टर है जिसको हम लोग कह रहे हैं डाई मिथाइल एथर synthesis reactor, syngas is subjected to a purification process aimed at eliminating pollutants like tar, sulfur and particulate matter. Particulate matter आप वैसे भी जानते हो दो तरीके के होते हैं, PM2.5 और PM10। एक और होता है क्या था वो, वैसे तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक हमने PM22 में पढ़ा था 0.7 वाला, इसको क्रॉस चेक कर लेना, शायद से मेरे हिसाब से तो, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो यही है, बाकी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ डीएमई, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे से छोटा भी कण इसलिए प्रोड्यूस हो जाएगा, 0.7 तक भी जाएगा क्योंकि टेम्परेचर तापमान बहुत हाई है। सिंथेसिस ऑफ डीएमई, हम जो ये डाईमिथाइल एथर के अंदर जो रिएक्टर है उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन को भी मिक्स कर रहे हैं और ये जो टार, सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर इनको भी मिक्स कर रहे हैं। तो इन अ यूनिक फ्लेजेड कैटालिटिक रिएक्टर द क्लीन सिनगैस अंडरगोज कन्वर्जन इनटू डीएमई, डाईमिथाइल एथर। उस मशीन के अंदर कह लो, चेंबर के अंदर कह लो, जो मर्जी कह लो। टू इंप्रूव द डीएमई यील्ड अ पोरस सॉर्बेंट इज यूटिलाइज्ड विद इन द रिएक्टर टू रिमूव द स्टीम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। कुल मिलाकर हमें बस सबको मिक्स करना है, बस वो ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ 7 प्रोसेस हो गए थे ना, 8वां प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल H2, renewable electricity can be used for water electrolysis to produce additional hydrogen, which can then be utilized to enhance DME production and support power to liquid conversion. तो यानी कि आप इस प्रोसेस में एक चीज ये भी जान सकते हो कि ये जो अलग से जो मशीन उन्होंने लगाई हुई है, तो आप इसको कह सकते हो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस की मशीन है, जहां पर हम ये देख रहे हो सिंबल, बिजली बनी हुई यहां पर, ठीक है। क्या होता है, आप करंट पास करते हो तो आपको भी पता है ये वाली बात कि इससे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के, आप उसको अलग करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये तो H2 है और O2 है, आप इसको अलग करने की कोशिश करोगे, ये आपका हाइड्रोजन, और ये अलग से आपका जो है ये आपका बन जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर लोगे और अलग से आपको एक हाइड्रोजन जो है वो प्रोसेस में वो भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको रेन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस टू प्रोड्यूस एडिशनल हाइड्रोजन। एडिशनल हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, तो पहले वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया था, अगर यहाँ पर एडिशनल आ रहा है तो ये सिनगैस की प्रोडक्शन में हाइड्रोजन भी निकला था हमारा बायोमास को बर्न करने के बाद, ठीक है। विच कैन देन बी यूटिलाइज टू एनहांस डीएमई प्रोडक्शन एंड सपोर्ट पावर टू लिक्विड कन्वर्जन। अब पावर टू लिक्विड कन्वर्जन का मतलब ये कि हम लोग जो है गैसिफिकेशन का प्रोसेस तो अपना ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लिक्विफेक्शन का प्रोसेस भी अपना सकते हैं। टेम्परेचर अगेन वही रहेगा, अगर हम ऊपर से इस प्रक्रिया को करते हुए ला रहे हैं 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। फाइनल यूज ऑफ डीएमई ये बन जाएगा 9वां स्टेप, ठीक है। फाइनल यूज ऑफ डीएमई, डीएमई हैज द पोटेंशियल टू सर्व एज बायोफ्यूल, ठीक है, रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड देयरबाय प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। तो क्या गाड़ी बनी हुई थी यहाँ पर, जी हाँ गाड़ी भी बनी हुई थी, मैंने आपको फ्यूल भी निकलते हुए दिखाया, मैंने आपको डीएमई फ्यूल भी बताया, कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, हाइड्रोजन की इकलौती कॉस्ट को कम करेगा, CO2 लेकिन रिलीज करेगा, ये इसकी बुरी बात है, और ये चीज़ दूर हो सकती है थ्रू प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम कुछ टर्म्स जानते हैं रिलेटेड टू बायोमास गैसिफिकेशन। एक है आपका पायरोजेनिक कार्बोनेशियस मटेरियल, PCM। These are those materials that are produced by thermochemical conversion and contain some organic carbons such as char, charcoal, biochar, ash, activated carbon, black carbon and carbon soot के particles। सारी चीज कार्बन कार्बन से बनी हुई है, यानी कि आप जब किसी भी ऑर्गेनिक कार्बन को बर्न कर रहे हो
ठीक है, कन्वर्जन कर रहे हो उसका, थर्मो देख रहे हो, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, यानी कि देखो हीटिंग तो पक्का शामिल है, और ये कार्बन डेफिनेटली इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये या तो सॉलिड फॉर्मेट के अंदर है, ज़्यादातर तो 90% केसेस में यही होगा, या फिर ये लिक्विड फॉर्मेट के अंदर है। उस प्रोसेस में कार्बन के अलग अलग प्रकार जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, चार, चारकोल, बायोचार, ऐश, एक्टिवेटेड कार्बन, ब्लैक कार्बन एंड कार्बन सूट, यानी कि ज़्यादातर कार्बन। फिर चार क्या होता है? द इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेसेस अकरिंग इन नेचुरल एंड मैनमेड फायर जनरेट्स मटेरियल्स कॉल्ड एज चार, एक प्रकार की राख। ठीक है, चारकोल क्या होता है? थर्मोकेमिकल कन्वर्जन फ्रॉम बायोमास, ठीक है, मेनली बट नॉट एक्सक्लूसिवली वुड, ज़्यादातर लकड़ियाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लकड़ी हो, क्योंकि हमारे पास तो भी इतनी सारी चीज़ें हैं लकड़ी के अलावा। फायरवुड तो सिर्फ एक एंगल था, हमारे पास कोकोनट शेल है, कॉयर पिथ है, राइस हस्क है, कॉफ़ी हस्क है, दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चारकोल अगर बनेगा तो वो लकड़ी से ही, चारकोल टर्म लकड़ी के साथ एसोसिएट करी जाती है फॉर एनर्जी जनरेशन, इट प्रोड्यूसेस चारकोल। ठीक है, और चारकोल की एप्लीकेशन आजकल लास्ट एक डिकेड से फेस वॉश जैसे प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, फिर है ऐश, द ऑपरेशनली डिफाइंड फ्रैक्शन ऑफ बायोमास, जो राख, जो चूरा जो बच गया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया पायोजेनिक कार्बोनेशियस मटेरियल पीसीएम में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कोयले की जो राखें हैं, लाइक चारकोल हो गया, आपका ऐश हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, सूट हो गया। ठीक है, तो ये जो है विच टिपिकली इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स, ठीक है, एंड कार्बोनेट्स, जिसके अंदर कार्बन एलिमेंट है। गैसिफिकेशन, ये कैसा प्रोसेस होता है जहां पर आप ऑर्गेनिक मटेरियल को गैसेस के अंदर कन्वर्ट करते हो, लाइक कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, थ्रू रियली हाई टेम्परेचर्स विदाउट कंबशन, विदाउट बर्निंग। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर से इनको लेकर गुजरते हो आप, और गैशियस के लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। फिर आपका आता है कोल गैस, ये गैशियस मिक्सचर है ऑफ मेनली, ध्यान से सुनना, एक आपका हो गया हाइड्रोजन, मीथेन यानी कि CH4, कार्बन मोनोक्साइड CO, ठीक है, साथ में मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। किसका, किसको हीट कर रहे हो? बिटुमिनस कोल को, कोल की अलग अलग वैरायटी होती है ना, इस वाले कोयले को, जिसके अंदर 50 से 85% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है भाई, प्रीवियस चीज आपको याद करनी पड़ेगी, अगर आप इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो ना तो अपने आपको थप्पड़ मारो जोर जोर की। ठीक है, तो इट इज द गैशियस मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर, मेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑफ बिटुमिनस कोल एंड यूज्ड एज फ्यूल। स्टीम जो भाप बनी, व्हेन एडेड टू इट, इट रिएक्ट्स विद हॉट कोक। अब ये हॉट कोक का मतलब क्या है? गर्म कोका कोला है। हॉट कोक जानते हो क्या होता है? मयूर, क्या है? कोका कोला को गैस पे गर्म करके दे दिया। हॉट कोक होता है कि वो गूगल दिखा भी रहा है सच में, गर्म कोका कोला। कोयले के जो बर्न पार्टिकल्स या जो ये जिससे बेसिकली कोयला का जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट होता है वो। इससे CO2 काफ़ी हद तक वो जो है वो रिलीज होता है। ये जैसे वो अंगारे होते हैं, जिसको आप अंगारे कहते हो। ठीक है, तो इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ गैस विच यील्ड्स कोल टार एंड कोक एज बाय प्रोडक्ट। क्या निकलता है इससे? कोल टार एंड कोक एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कोल टार आप जानते ही हो। ये डांबर, ठीक है। फिर हम बात यहां पर लगे हाथ कर ही लेते हैं बायोचार की। क्या होता है बायोचार? ये आपका सेपरेट टॉपिक है, लेकिन लिंक्ड है प्रीवियस वाले के साथ। और याद रखना, अभी हम इसका यहाँ पर ये कहाँ गया, ये क्वेश्चन भी देखना है अभी हमें इसका। ठीक है, तो बायोचार एक हाई कार्बन और एक फाइन ग्रेन रेसिड्यू होता है, दैट इज करेंटली प्रोड्यूस थ्रू मॉडर्न पायरोलिसिस प्रोसेसेस। क्या है मॉडर्न पायरोलिसिस प्रोसेस? वही डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास ऑक्सीजन की एब्सेंस में एंड प्रिवेंटिंग कंबशन। बस ये टेम्परेचर जिस पे हीट करा जाएगा वो होगा 700 नहीं, 700 नहीं, ये होगा 400 से 500
डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, बायोचार जो है इट में इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ऑफ एसिडिक सॉइल्स, लो पीएच सॉइल जो है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम फोलियर एंड सॉइल बॉर्न डिसीजेस, यानी कि कीड़े मकोड़े या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स को खा जाते हैं, जो कीट होते हैं, कीटनाशक अलग से नहीं डालना पड़ेगा, ये उनसे राहत देगा। तो बेनिफिट्स क्या है बायोचार के? इट विल हेल्प इन कार्बन सिंकिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करेगा। द बर्निंग एंड नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। बायोचार प्रोडक्शन जो प्रोसेस है इट ऑल्सो रिलीजेस CO2 up to 50% of biomass. However, the remaining carbon content is stable indefinitely. तो कार्बन सिंकिंग में मदद करता है, पूरे तरीके से पर्यावरण को नुकसान नहीं करता, हर तरीके से मतलब ये जो है ये रिलीज तो कर रहा है CO2, ठीक है। However, the remaining carbon content is stable indefinitely. अनिश्चित काल के लिए वो स्टेबल ही रहेगा। Soil amendment. Biochar is recognized as offering a number of soil health benefits. Extremely porous nature of biochar is found to be effective at both एट रिटेनिंग बोथ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो रिटेनिंग की बात कर रहे हैं कि हाँ वाटर को रिटेन कर सकता है, और ज़मीन में अगर खेतों में अगर पानी के साथ मिले हुए जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी होल्ड करके रखेगा। इट्स प्रेजेंस इन द अर्थ कैन इंप्रूव वाटर क्वालिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। ठीक है, जो पुराने फॉरेस्ट हैं उनका प्रेशर जो है वहाँ पर जो ग्रो हो रखे हैं, या फिर अगर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसको इंक्रीज करने में मदद कर सकता है। वाटर रिटेंशन, अभी हमने सारे पॉइंट्स में वैसे वाटर रिटेंशन का एलिमेंट पढ़ा। बायोचार जो है इट इज हाइग्रोस्कोपिक, ये वर्ड देखना, हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब यही होता है वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी जिस चीज में। दस, इट इज अ डिजायरेबल सॉइल मटेरियल इन मेनी लोकेशंस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वाटर। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? बायोचार कैन बी यूज एज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, यूज करा जा सकता है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट? हाँ, अगर 1 करेक्ट है तो उसका आंसर 1, 3 या 4 होना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं। व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, दूसरी चीज, व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3 भी करेक्ट है ना, 1 और 3 करेक्ट है। अब ये या तो ऑप्शन 3 है या ऑप्शन 4 है, क्योंकि आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली बात तो अभी तक सुनी नहीं है, इस टेक्स्ट में तो है नहीं। ठीक है, तो बताओ जुआ किसके ऊपर खेलना चाहोगे, 3 या 4? आपके हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट का क्या है? ध्यान से एक बार पढ़ लो। जब बायोचार जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज करा जा रहा है, मिक्स करा जा रहा है, इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहना है आपका इसके बारे में? बोलो कौन सा ऑप्शन सेकंड वाला भी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। वेरी गुड, गुड लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक बार के लिए, अगर आपको इससे कुछ एडिशनल पॉइंट मिले तो लिख लेना। बायोचार अ चारकोल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस बाय हीटिंग बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। बायोचार जो है वर्टिकल फार्मिंग के अंदर यूज हो तो आउटपुट इंक्रीज करेगा सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल ठीक है। बायोचार के पास पोटेंशियल है टू बूस्ट द नेचुरल एबिलिटी ऑफ लेग्यूम्स टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होंगे, ये सपोर्ट करेगा इनकी लाइफ को। बायोचार कैन डिक्रीज सॉइल नाइट्रोजन एमिशन ऑल्सो, कि मतलब नाइट्रोजन बाहर ना निकले, होल्ड करके रखता है ना हर एक चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर अपने वाटर के साथ साथ ये भी देखा, कहाँ गया वाटर के साथ साथ ये भी था ना, ये रहा। इट इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव एट रिटेनिंग बोथ वाटर एंड वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो निकलने नहीं देगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो किसी भी चीज़ को। उसके बाद एंड ऑल्सो इंक्रीज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी नाइट्रोजन रिटेंशन इन द सॉइल बिकॉज ऑफ इट्स पोरस नेचर। बायोचार जो है सॉइल की वाटर रिटेंशन एबिलिटी को होल्ड करता है, जिसको अभी हमने एक बहुत अच्छा टर्म से जाना, क्या? हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, उसके बाद बायोचार एक हाई कार्बन फाइन ग्रेड रेसिड्यू है दैट इज करेंटली प्रोड्यूस थ्रू मॉडर्न पैरालिसिस प्रोसेस। डायरेक्ट थर्मल डिकम्पोजिशन होता है बायोमास के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अगर सॉलिड प्रोड्यूस होता है तो वो बायोचार है, लिक्विड होगा तो बायो ऑयल है, गैस होगा तो वो सिंक गैस है। कार्बन रिच फॉर्म बायोचार इज स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल दैट इज अप्लाइड टू सॉइल। कुछ जो बायोचार है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वाटर रिटेंशन एबिलिटी को होल्ड कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बायोचार का यूज होता है वर्टिकल फार्मिंग के अंदर, जिससे आउटपुट इंक्रीज होती है। एडिंग बायोचार टू सॉइल इंक्रीजेज इट्स कार्बन कंटेंट, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो मिटिगेट हो सकता है। बायोचार इज ऑल्सो शोन अप टू हैव एन इंक्रीज अबंडेंस ऑफ
कॉरिजल फंगाई असिस्टिंग न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट। अच्छा, ये जो है एक फंगाई होता है, माई कॉरिजल फंगाई, ये हेल्प करता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट को अपटेक कर सके। ठीक है, इसका आप नाम ऐड कर सकते हो। मतलब बाकी सारी चीज़ें तो आपके इस बुक में है, घुमा फिरा कर वो 100 बार, मतलब 100 बार एक ही बात करे जा रहा है। इस फंगाई का नाम जो है माई कॉरिजल फंगाई, इसको आप यूज कर सकते हो कि बायोचार जो है इसकी अब जो है इट इज शोन टू हैव एन इंक्रीज अबंडेंस ऑफ माइकोरिजल फंगाई। इसके अंदर ये होता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक जो है प्लांट का वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब कुछ दिखा तो दिया, इसका बस इसका थोपड़ा नहीं दिखाया मैंने अभी तक आपको। गूगल से देखते हैं ज़रा यहाँ से। ये है बायोचार, अ फर्टिलाइजर विद कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज। आगे ना वही वाली बात, होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।